एक बॉडी को डिफाइन किया गया है कि एक बॉडी जो कि सारी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर सके, हर एक वेवलेंथ की रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर सके, जो भी उस पे फॉल हो। ओके, सो ब्लैक बॉडी मीन्स कि ए बॉडी विच कैन एब्जॉर्ब ऑल द रेडिएशंस फॉलिंग ओवर इट। ओके, जो सारी रेडिएशंस जो भी उस पे फॉल हो, उन सब रेडिएशंस को वो एब्जॉर्ब कर सके। ठीक है, किसी भी वेवलेंथ की रेडिएशन हो, हर एक रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर सके। ठीक है, और कंप्लीटली एब्जॉर्ब कर सके। तो मतलब एक ब्लैक बॉडी में क्या होना चाहिए कि वो एक तो सारी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर ले, एब्जॉर्ब ऑल वेवलेंथ रेडिएशंस। ओके, और कंप्लीटली एब्जॉर्ब कर ले। मतलब कंप्लीटली एब्जॉर्ब करने का मतलब है कि उसका एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट जो होना चाहिए वो यूनिटी होना चाहिए। ठीक है, मतलब कंप्लीटली एब्जॉर्ब कर ले, एक परफेक्ट एब्जॉर्बर, एक परफेक्ट एब्जॉर्बर। ओके, तो यानी कि हर एक वेवलेंथ को कंप्लीटली एब्जॉर्ब कर ले, वही ब्लैक बॉडी है। ठीक है, और या फिर हम इसे दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं कि वो उस पे पड़ने वाली किसी भी वेवलेंथ को रिफ्लेक्ट ना करे। ठीक है, मतलब उसका जो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट हो, उसका जो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट हो, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट वो जीरो हो। ठीक है, यानी कि वो किसी भी रेडिएशन को रिफ्लेक्ट ना करे। ओके, ओके, सो सो परफेक्ट एब्जॉर्बर होना चाहिए। और सेकंड थिंग कि वो जो उस पे इंसिडेंट रेडिएशंस है उन्हें रिफ्लेक्ट ना करे, यानी कि उसका रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट जीरो होना चाहिए, उसका रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट जीरो होना चाहिए। ठीक है, नोट रिफ्लेक्ट एनी वेवलेंथ। ओके, किसी भी वेवलेंथ को जो उस पे फॉल हो रही है उन्हें रिफ्लेक्ट ना करे। ठीक है, एंड द थर्ड थिंग कि उसका वो जो वेवलेंथ उस पे पड़ रही है, कोई भी लाइट जो उस पे पड़ रही है उसे ट्रांसमिट भी ना करे। ओके, यानी कि उसका ट्रांसमिशन कोफिशिएंट भी जीरो होना चाहिए। नोट ट्रांसमिट एनी वेवलेंथ। ओके, नाउ द फोर्थ थिंग कि ब्लैक बॉडी जो है उसका जो नेम है वो ब्लैक बॉडी इसलिए ही है क्योंकि ब्लैक कलर, हम ब्लैक कलर फिजिक्स में उसी को कहते हैं जो सारी कलर्स को, जहाँ पे सारे कलर्स आपके मर्ज हो जाए, यानी कि जो सारे कलर्स को एब्जॉर्ब कर ले, उस बॉडी को हम ब्लैक कहेंगे, है ना, किसी भी कलर को रिफ्लेक्ट ना करे। ओके, सो मतलब तीन प्रॉपर्टीज ये हो गई कि एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, और रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट 0 होना चाहिए, और ट्रांसमिशन कोफिशिएंट भी 0 होना चाहिए। ओके, और ये आइडियल ब्लैक बॉडी की बात है ना, एक परफेक्ट ब्लैक बॉडी के लिए है। ओके, और परफेक्ट ब्लैक बॉडी एक आइडियल कॉन्सेप्ट है, एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता। कुछ एग्जाम्पल्स है ब्लैक बॉडी के जो कि परफेक्ट ब्लैक बॉडी नहीं है। एक हम कह सकते हैं कि वो कुछ परसेंट तक वो ब्लैक बॉडी की तरह बिहेव करते हैं। जैसे आप देख सकते हो कि लैम्प ब्लैक है, लैम्प ब्लैक 96% ब्लैक बॉडी की तरह बिहेव करता है। ओके, क्योंकि वो उस पे फॉल होने वाली 96% रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेता है। ओके, प्लेटिनियम ब्लैक है, वो 98% ब्लैक बॉडी की तरह बिहेव करता है क्योंकि वो उस पर पड़ने वाली 98% लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। ओके, नाउ अब इस कॉन्सेप्ट को देखते हुए एक एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए
एक फेरिस ब्लैक बॉडी बनाई गई जो कि ह्यूमन मेड ब्लैक बॉडी है। ओके, यानी कि फेरिस ब्लैक बॉडी ब्लैक बॉडी। ओके, तो ब्लैक बॉडी की जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी वो उसमें इन्वॉल्व करके एक ब्लैक बॉडी बनाने की कोशिश की गई। तो ब्लैक बॉडी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि उस पर पड़ने वाली जो रेडिएशन है वो उन्हें पूरी तरह से अब्जॉर्व कर ले, कुछ भी रेडिएशन इमिट ना करे। तो हमने भी इसमें यही कोशिश की कि ये ज्यादातर रेडिएशंस अपने अंदर ही एब्जॉर्व कर ले, रेडिएशंस को इमिट ना करे। ओके, तो हमने इसे फेरीज रेडिएशन या फिर हम इसे बोल सकते हैं कैविटी रेडिएशन। ओके, सो कैविटी रेडिएशन के कॉन्सेप्ट में हमने क्या किया कि एक होलो मेटल स्फीयर बनाया, होलो मेटल स्फीयर लिया, ठीक है। उसमें ये आपका पाथ था फॉर द इंसिडेंट लाइट, जहां से इंसिडेंट रे आएगी। ओके, और जहां पे इंसिडेंट रे आनी थी उसके बिल्कुल जस्ट अपोजिट में हमने एक पॉइंटेड शार्प कॉर्नर बना दिया, है ना, जिससे कि वो जैसी इंसिडेंट रे आए वो टकरा के अलग अलग एंगल्स पे रिफ्लेक्ट हो जाए। ओके, और फिर वो रिफ्लेक्ट होती रहेगी अलग अलग एंगल्स पे। ओके, अब ये जो इसकी वॉल है, इनसाइड वॉल है, दिस इज ब्लैक। ओके, दिस इज ब्लैक। तो ये लैम्प ब्लैक की गई है, ये लैम्प ब्लैक है, लैम्प ब्लैक। तो लैम्प ब्लैक क्या है आपका 96% रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी कि हर बारी जब ये इस पे इंसिडेंट होगी, हर बार ये क्या करेगा 96% को एब्जॉर्ब कर लेगा। ये इस पे इंसिडेंट हुई, 96% ऑफ इंसिडेंट लाइट एब्जॉर्ब हो गई। आफ्टर दैट फिर ये रिफ्लेक्ट हुई और इस एंगल पे यहाँ टकराई, और फिर इसका 96% जो बचा वो भी एब्जॉर्ब हो गया। तो इस तरह से लगभग लगभग कंप्लीट रेडिएशन इसी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगी, कोई भी रेडिएशन आपकी रिफ्लेक्ट नहीं होगी या ट्रांसमिट नहीं होगी। ओके, नाउ अब इस ब्लैक बॉडी, इस कैविटी की रेडिएशन से हमने ब्लैक बॉडी की को समझने की कोशिश की, और हमने देखा कि किसी एक डेफिनेट टेम्परेचर पे, किसी एक डेफिनेट टेम्परेचर पे ये कैविटी वॉल्स किस किस फ्रीक्वेंसी की वेवलेंथ या वेव रेडिएट करती है। ओके, और कितनी एनर्जी रेडिएट करती है, इस चीज को हमने देखा। तो हमने देखा कि जो एनर्जी थी इस ब्लैक बॉडी की, या फिर हम कहें कि पावर थी पर यूनिट एरिया पर यूनिट फ्रीक्वेंसी, वो फ्रीक्वेंसी और टेम्परेचर का फंक्शन थी। मतलब अगर हम देखें कि कितनी पावर पावर रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट फ्रीक्वेंसी। ओके, तो अगर हम उसे देखने की कोशिश करें तो हम पाएंगे कि वो फ्रीक्वेंसी पे और टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही है। तो मतलब हम कह सकते हैं कि दिस इज द फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड टेम्परेचर ऑफ इंसिडेंट वेव। ओके, आफ्टर दैट हमने ब्लैक बॉडी से इस कैविटी रेडिएशंस की हमने कैरेक्टरिस्टिक देखी कि ये किस टेम्परेचर पे गर्म होने पे किस किस वेवलेंथ की फ्रीक्वेंसी इमिट करेगा, और
किस टेम्परेचर पे इसका एनर्जी डेंसिटी कर्व कैसा होगा, तो ये सब चीजें हमने प्लॉट की। क्योंकि हम ब्लैक बॉडी के बारे में सब जानना चाहते थे, तो हमने ब्लैक बॉडी के लिए एक कैविटी रेडिएशन बनाया जो कि एज ए ब्लैक बॉडी बिहेव कर रहा था, और उसमें ब्लैक बॉडी की मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज थी, है ना। हमने कोशिश की कि वो 100% लाइट को एब्जॉर्ब कर ले, और वो कर भी रहा है। और जो लाइट उसमें इंसिडेंट हुई है उसे बिल्कुल भी ट्रांसमिट ना करे, और बिल्कुल भी रिफ्लेक्ट ना करे। ओके, सो फर्स्ट थिंग जो हमने एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व की, मतलब एक फिजिस्ट ने एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व की, वो ये थी कि जो एनर्जी डेंसिटी रेडिएट होगी, या अगर हम टोटल इमिसिव पावर की बात करें, या हम टोटल इमिसिव पावर की बात करें, तो वो टेम्परेचर के फोर्थ पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। और ये डिस्कवरी की थी आपकी स्टीफन बोल्ट्जमैन ने। ओके, और जब हम प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे, सो वी विल गेट अ कांस्टेंट दैट इज स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ओके, स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू 5.67 इंटू 10⁻⁻8 वाट पर मीटर स्क्वायर, केल्विन -4 है। ओके, सो अगर हम टोटल इमिसिव पावर से पावर निकालना चाहे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एरिया में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, तो हम कह सकते हैं कि टोटल, अगर हम पावर देखना चाहते हैं, तो दैट इज नथिंग बट स्टीफन कांस्टेंट इनटू एरिया। ओके, सो ये होगी पावर रेडिएटेड बाय कैविटी एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, दैट इज टी। एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे एक कैविटी कितनी रेडिएशंस करेगी, कितनी पावर रेडिएट करेगी। ओके, सो और क्योंकि पावर आपका एनर्जी पर सेकंड पर यूनिट टाइम में कितनी एनर्जी रेडिएट हुई वो होता है, तो अगर हम टोटल एनर्जी निकालना चाहें, तो दैट विल बी एरिया इनटू टाइम। तो ये होगी टोटल एनर्जी। ओके, टोटल एनर्जी रेडिएटेड बाय अ ब्लैक बॉडी, ओके, इन ए गिवन टाइम। सो अब ये ब्लैक बॉडी के लिए है, लेकिन क्योंकि कोई भी बॉडी परफेक्टली ब्लैक बॉडी नहीं है, तो उसके लिए एक एक इमिसिविटी फैक्टर आता है, इमिसिविटी, जो कि बताता है कि कोई बॉडी कितने परसेंट ब्लैक बॉडी है, इमिसिविटी। ओके, तो ब्लैक बॉडी क्योंकि परफेक्टली ब्लैक बॉडी है, इसलिए उसकी इमिसिविटी 1 है। ओके, और बाकी सब बॉडीज जो नेचर में एग्जिस्ट करती है वो परफेक्टली ब्लैक बॉडी नहीं है, इसलिए उनकी इमिसिविटी 1 से कम होगी। ओके, उनकी इमिसिविटी 1 से कम है। तो इसलिए हम अगर एक नॉन ब्लैक बॉडी या ग्रे बॉडी के लिए बात करें, तो उसके लिए इमिसिविटी का फैक्टर आ जाएगा इस फॉर्मूले में, एंड देन दिस फॉर्मूला विल बिकम दिस। ओके, और पावर का फॉर्मूला भी इसी तरह से आपका क्या हो जाएगा, पावर का फॉर्मूला इमिसिविटी T4 एरिया। ओके,
सो अगर हमें टोटल एनर्जी निकालनी है हर एक वेवलेंथ के लिए, क्योंकि एक ब्लैक बॉडी बहुत सारी वेवलेंथ्स इमिट करेगी जब उसे एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर हीट किया जाएगा, तो अगर हमें हर एक वेवलेंथ के लिए टोटल एनर्जी निकालनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो पर्टिकुलर वेवलेंथ पे एनर्जी है उसे हर एक वेवलेंथ की एनर्जी के लिए इनफाइनाइट वेवलेंथ निकलेगी, है ना। हर एक वेवलेंथ के लिए जो पर्टिकुलर एनर्जीज है उन सबका सम करना पड़ेगा, और क्योंकि ये डिस्क्रीट वैल्यूज नहीं है, कंटिन्यूस वैल्यू है, इसलिए इंटीग्रेशन करेंगे और ये हमें टोटल एनर्जी देगा, ये एक्सप्रेशन फॉर ए ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ओके, और ई लैम्डा इज नथिंग बट द एनर्जी डेंसिटी फॉर ए पर्टिकुलर वेवलेंथ। ओके, एनर्जी डेंसिटी। सो जब हमने एनर्जी डेंसिटी और वेवलेंथ के बीच में प्लॉट किया ग्राफ, एनर्जी डेंसिटी और वेवलेंथ के बीच में ग्राफ प्लॉट किया, तो वो इस टाइप का कर्व था। ओके, सो अब इस कर्व के अकॉर्डिंग हमारी, अगर हम दो डिफरेंट टेम्परेचर्स पे देखें, अगर हम दो डिफरेंट टेम्परेचर्स पे देखें तो हम देखेंगे कि जो मैक्सिमा है वेवलेंथ का, जो मैक्सिमम एनर्जी है, जो मैक्सिमम एनर्जी है वो हायर टेम्परेचर के लिए लोअर वेवलेंथ पे होगी और लोअर टेम्परेचर के लिए हायर वेवलेंथ पे होगी। अगर ये, मैं इसे लैम्डा मैक्सिमम 1 बोलूँ और इसे लैम्डा मैक्सिमम 2 बोलूँ, और ये T1 टेम्परेचर पे है और ये T2 टेम्परेचर पे है, तो मैं देखूंगा कि अगर क्योंकि लैम्डा M1 जो है वो ज्यादा है लैम्डा M2 से, तो इसका मतलब ये हुआ कि टेम्परेचर जो है वो कम होगा T2 से। ओके, सो इस ऑब्जर्वेशन से एक और लॉ आया, दैट इज वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। ओके, दैट इज लैम्डा इनटू टी इक्वल्स टू अ कांस्टेंट, दैट इज वीन्स कांस्टेंट, बी इज वीन्स कांस्टेंट। और बी का वैल्यू क्या है, बी का वैल्यू इज 2.9 इंटू 10⁻³ मीटर केल्विन। ओके, सो ये आपको मैक्सिमम वैल्यू बताता है कि एनर्जी की कहां पे होगी, किस वेवलेंथ पे मैक्सिमम एनर्जी डेंसिटी होगी। ओके, जिस वेवलेंथ पे मैक्सिमम एनर्जी डेंसिटी होगी दैट इज लैम्डा एम, और लैम्डा एम तब घटेगा जब टेम्परेचर बढ़ेगा। तो अगर हम हायर टेम्परेचर पे देखेंगे तो वो वेवलेंथ जिस पे मैक्सिमम एनर्जी डेंसिटी होगी वो कम होगी, और अगर हम लोअर टेम्परेचर पे देखेंगे तो वो वेवलेंथ जिस पे मैक्सिमम एनर्जी डेंसिटी हो वो कम, वो अब ज्यादा होगी। ठीक है, सो मतलब, तो एनर्जी डेंसिटी और लैम्डा के बीच में जो ग्राफ है उसका पीक हाई तब होगा जब आपका लैम्डा की कम वैल्यू के लिए उसका पीक तब हाई होगा जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा, और अगर टेम्परेचर कम होगा तो लैम्डा की वैल्यू ज़्यादा आएगी, और ये लैम्डा की वैल्यू मैक्सिमम एनर्जी डेंसिटी को शो करती है। ओके, और अगर ये ऑब्जर्वेशन हम फ्रीक्वेंसी की मैक्सिमम वैल्यू के लिए देखें और फ्रीक्वेंसी के अलोंग इस ग्राफ को प्लॉट करें तो फिर ये ऑब्जर्वेशन अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। ओके, लैम्डा इज c by फ्रीक्वेंसी।
ओके, तो ये आपका चेंज हो जाएगा उसके अकॉर्डिंग। तो फिर लोअर फ्रीक्वेंसी पे लोअर टेम्परेचर के लिए लोअर फ्रीक्वेंसी आएगी और हायर टेम्परेचर के लिए हायर फ्रीक्वेंसी आएगी, जिसपे मैक्सिमम एनर्जी डेंसिटी होगी। अब इन ये जो आपका स्टीफन्स लॉ है और वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ है, इन सब को, और किरचॉफ्स लॉ था, किरचॉफ्स लॉ की वो फ्रीक्वेंसी और टेम्परेचर का फंक्शन होगा। ये जो था आपका कि एनर्जी डेंसिटी विल बी अ फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड टेम्परेचर। सबसे पहला अटेम्प्ट टू डिस्क्राइब वेवलेंथ ब्लैक बॉडी रेडिएशन की एनर्जी डेंसिटी को डिफाइन करने का सबसे पहला अटेम्प्ट था, जो कि किरचॉफ्स लॉ से हुआ था। आफ्टर दैट आपका स्टीफन्स लॉ, आफ्टर दैट आपका वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, जिसने आपका उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दी। अब वीन ब्लैक बॉडी रेडिएशन फॉर्मूला, अब वीन ब्लैक बॉडी रेडिएशन फॉर्मूला अब हमें बताता है कि कितनी एनर्जी डेंसिटी होगी फॉर ए पर्टिकुलर लैम्डा एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। ओके, तो हम एनर्जी डेंसिटी निकालने की कोशिश करेंगे। वीन्स ने क्लासिकल आइडिया के बेस पे कुछ एजम्पशंस लिए एनर्जी डेंसिटी को निकालने के लिए। तो उसने 3-4 एजम्पशंस लिए। पहला ये था कि जो ब्लैक बॉडी है उसे इसने कुछ लीनियर हार्मोनिक ऑक्सीलेटर्स से ये समझ लिया कि जो मोलिक्यूल्स है उसके डायमेंशंस के वो एज ए लीनियर हार्मोनिक ऑक्सीलेटर्स के बने हुए हैं, है ना। और वो जैसे लीनियर हार्मोनिक ऑक्सीलेटर्स आपका रेडिएशंस करते हैं उसी तरह से वो रेडिएशंस करेंगे। तो ये जो आपके रेजोनेटर्स हैं इनकी रेडिएशन यही आपके रेडिएट करेंगे एनर्जी को, ठीक है। तो अब एक तो उसने आपका लीनियर हार्मोनिक ऑक्सीलेटर मान लिए, लीनियर हार्मोनिक ऑक्सीलेटर, ठीक है, पहला जंक्शन तो ये। दूसरा ये था कि ये जो वेव है इनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो काइनेटिक एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, जो ये रेजोनेटर्स है इनकी काइनेटिक एनर्जी की, ठीक है। तो मतलब ये जो मॉलिक्यूल्स है इनकी काइनेटिक एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी ये जो वेव है इसकी फ्रीक्वेंसी। तो मतलब जो रेडिएशन है उसकी जो वेवलेंथ है या फ्रीक्वेंसी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मोलिक्यूल्स और द रेजोनेटर्स, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन हमें पता है कि क्या होता है, 1/2 हाफ mv²। तो मतलब फ्रीक्वेंसी भी आपकी 1/2 हाफ mv² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। ओके, तो ये आपकी काइनेटिक एनर्जी ऑफ रेजोनेटर्स है। अब थर्ड एजम्पशन ये था इसका कि जो एनर्जी डेंसिटी है वो नंबर ऑफ रेजोनेटर्स पे डिपेंड करेगी, कि जितनी एनर्जी जितने नंबर ऑफ रेजोनेटर्स ज्यादा होंगे उतनी ही आपकी एनर्जी जो रेडिएट होगी वो ज्यादा होगी। तो एनर्जी डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ रेजोनेटर्स के, ठीक है, नंबर ऑफ लीनियर हार्मोनिक ऑक्सीलेटर्स के। तो यानी कि एनर्जी डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ हार्मोनिक ऑक्सीलेटर्स और रेजोनेटर्स, ठीक है। और ये नंबर जो है मतलब दो पर्टिकुलर रेंज के बीच में कितने रेजोनेटर्स लाई करते हैं, मतलब लैम्डा टू डी लैम्डा, इस रेंज के बीच में कितने पर्टिकुलर रेजोनेटर्स लाई करते हैं उस पर डिपेंड करेगा कि आपका वहां पे एनर्जी डेंसिटी क्या होगी, ठीक है। अब फोर्थ एजम्पशन इसका ये था कि इसने आपका जो नंबर ऑफ रेजोनेटर्स है जो पर्टिकुलर वेवलेंथ से रेजोनेट कर रहे हैं आपके एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की रेडिएशंस इमिट कर रहे हैं, वो आपके मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेंगे, ठीक है। तो मतलब वो
एक इसने एमबी मैक्सवेल बोल्टमैन डिस्ट्रीब्यूशन को लो को होल्ड करेंगे। ओके, सो इसका मतलब कि मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लो को होल्ड करेंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसमें नंबर ऑफ रेजोनेटर्स जो होंगे फॉर ए पर्टिकुलर वेवलेंथ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे ई रेज टू द पावर माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाय केटी। केटी इज द एनर्जी जो कि हमारी लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी में आता है। ठीक है, थ्योरम ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी है उसमें कि आपकी कितनी एनर्जी एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स के लिए होगी फॉर ए पर्टिकुलर डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए, या हाफ के टी कंसिडर करते हैं। ओके, एंड के इज नथिंग बट द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट and its value is 1.38 into 10 raised to the power minus 23 joule per Kelvin. Okay, so and T is the absolute temperature. इसमें पूरे के दौरान हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर को ही कंसिडर करेंगे। एब्सोल्यूट टेम्परेचर मीन्स टेम्परेचर इन द केल्विन स्केल। ओके, अब इन एजम्पशंस के बेस पे हम निकालते हैं कि आपकी जो एनर्जी डेंसिटी होगी फॉर ए पर्टिकुलर वेवलेंथ वो आपकी 8 पाई एच सी अपॉन लैम्डा रेज टू द पावर 4 इंटू ई रेज टू द पावर माइनस एच सी बाय लैम्डा के टी डी लैम्डा। ओके, सो एक्चुअल में इसने एक रेजोनेटर के अलोंग जो एनर्जी कंसिडर की, एनर्जी डेंसिटी वो 8 पाई एच सी अपॉन लैम्डा 4 की। ठीक है, और क्योंकि इसने नंबर ऑफ रेजोनेटर्स कंसिडर किए हुए थे ई रेज टू द पावर माइनस के टी बाय के ई बाय के टी, तो अगर हम इसमें अगर हम यहाँ पे क्या रख दें एन लैम्डा इक्वल्स टू क्या हुआ, एक कांस्टेंट पर्टिकुलर कांस्टेंट कंसिडर कर लो, मान लो सी, और ई रेज टू द पावर माइनस के टी को इसने के काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। सो फ्रीक्वेंसी का कांस्टेंट हमने समझो एच समझ लिया, तो यहाँ पे क्या आया एच सी बाय एच इंटू फ्रीक्वेंसी बाय के टी। ओके, एंड फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट सी बाय लैम्डा, फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट सी बाय लैम्डा। तो यहाँ पे आपका एक्चुअल में एन लैम्डा ही मल्टीप्लाई हुआ है। ओके, हियर इज एन लैम्डा एंड डी लैम्डा। ओके, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इज सी बाय लैम्डा, फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट सी ई रेज टू द पावर माइनस एच सी बाय लैम्डा के टी। ओके, तो एन लैम्डा इज नंबर ऑफ रेजोनेटर्स, और एक पर्टिकुलर रेजोनेटर के अलोंग इतनी एनर्जी कंसिडर की गई। ओके, तो इसलिए टोटल रेजोनेटर्स की एनर्जी इतनी हो गई। ओके, फॉर ए पर्टिकुलर वेवलेंथ। ओके, अब इस ये जो वीन्स लॉ था, वीन्स फॉर्मूला जिसके अकॉर्डिंग आपका हमने जब जो ब्लैक बॉडी से हमें ग्राफ मिला था, कैविटी ब्लैक बॉडी रेडिएशन से एनर्जी डेंसिटी और वेवलेंथ के बीच, उस पे जब इसके डाटा पॉइंट्स को कंसिडर किया गया, इसके डाटा पॉइंट्स बनाए गए, तो हमें मिला कि इसके डाटा पॉइंट्स उस कर्व के डाटा पॉइंट्स को
फॉर लोअर रीजन, मतलब लोअर वेवलेंथ रीजन, जब तक आपकी वेवलेंथ स्मॉल रीजन में रहेगी, वैल्यू कम रहेगी वेवलेंथ की, तब तो वो अच्छी तरह से वैलिड है। लेकिन जब हायर वेवलेंथ आएगी तो वो उसे तो वो वैलिड नहीं रहता, वो उस ग्राफ को फॉलो नहीं करता। ओके, तो इट मींस हायर वेवलेंथ के लिए ये जो फॉर्मूला है दैट इज रॉन्ग। ओके, ओके, सो इट मींस फर्स्ट थिंग इज, तो हम कह सकते हैं लिमिटेशंस ऑफ वीन्स लो क्या है आपके। फर्स्ट ये है आपका कि नोट होल्ड गुड फॉर लार्ज वेवलेंथ। ओके, सेकंड थिंग कि आप देख सकते हो कि अगर हम यहाँ पे टेम्परेचर की वैल्यू इन्फिनिटी भी कर दें, इफ वी इफ वी इंक्रीज टेम्परेचर अप टू इनफाइनेट, इफ वी इंक्रीज टेम्परेचर अप टू इनफाइनेट, तो अगर हम स्टीफन्स लॉ के अकॉर्डिंग देखें तो स्टीफन्स लॉ के अकॉर्डिंग तो एनर्जी भी इनफाइनेट हो जानी चाहिए, है ना। लेकिन अगर हम वीन्स लॉ के अकॉर्डिंग देखें, वीन्स रेडिएशन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखें, तो वो क्या कह रहा है कि एनर्जी डेंसिटी जो है आपकी वो 8 पाई एच सी अपॉन लैम्डा फोर ई रेज टू द पावर माइनस एच सी अपॉन लैम्डा के टी। अब अगर टी आपका इनफाइनेट अप्रोच करेगा तो यहाँ पे ई रेज टू द पावर जीरो अप्रोच कर जाएगा, है ना। अगर टी आपका इनफाइनेट अप्रोच करेगा, अगर टी, ये डी लैम्डा, अगर टी आपका इनफाइनेट अप्रोच करेगा तो ई रेज टू द पावर माइनस एच सी अपॉन लैम्डा के टी जो है आपको कहाँ अप्रोच करेगा, वो आपका वन अप्रोच करेगा, क्योंकि वन बाय इन्फिनिटी जीरो होगा और ई रेज टू द पावर जीरो वन होगा। ओके, तो इट मीन्स आपका एनर्जी डेंसिटी जो है वो 8 पाई एच सी अपॉन लैम्डा फोर डी लैम्डा की तरफ अप्रोच करेगी। बट इट मीन्स कि ये एक फाइनेट वैल्यू आएगी, ये एक फाइनेट वैल्यू आएगी, एट इनफाइनेट टेम्परेचर पे भी ये फाइनेट वैल्यू आएगी। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ है वो बताता है कि एनर्जी भी इनफाइनाइट होगी फॉर इनफाइनाइट टेम्परेचर। और क्योंकि स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ एक्यूरेट है एक्सपेरिमेंटली, इसलिए हम उसे गलत नहीं कह सकते। तो गलत क्या है हमारा, वीन्स फॉर्मूला गलत है इस केस में भी। ओके, सो हमारा वीन्स डिस्प्लेसमेंट लो के अभी तक वो वीन्स डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूला के हमें अभी तक दो ड्रॉबैक्स मिले। फर्स्ट ड्रॉबैक क्या था कि ये हायर वेवलेंथ पे आपका सही से वर्क नहीं करता, और दूसरा ड्रॉबैक क्या था कि ये इसके अकॉर्डिंग इनफाइनेट टेम्परेचर पे भी फाइनेट वैल्यू होगी एनर्जी की, जबकि इनफाइनेट टेम्परेचर पे एनर्जी की वैल्यू भी इनफाइनेट अप्रोच करनी चाहिए स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ के अकॉर्डिंग। और क्योंकि स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ एक्सपेरिमेंटली ट्रू है, इट मीन्स हमारा वीन्स रेडिएशन फॉर्मूला ही गड़बड़ है। ओके, सो मतलब वीन्स रेडिएशन फॉर्मूला एक्यूरेटली ब्लैक बॉडी रेडिएशन को डिफाइन नहीं करता, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है इस फॉर्मूले में भी। ओके, ओके, अब इसके बाद एक और अटेम्प्ट हुआ, इसके बाद एक और अटेम्प्ट किया गया किसे प्रूफ करने का, इसके